हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैकल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के सुपर इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की। आज के ये 30 क्वेश्चंस ऐसे प्रश्न हैं जो मोस्टली रिपीटेड हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आने वाले एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन कहता है, भाषा सीखने के दौरान जब बच्चा लैंग्वेज को लर्न कर रहा है उस दौरान विद्यार्थी के द्वारा की गई गलतियाँ क्या होती हैं? अधिगम में मदद करती हैं, लर्निंग में उसकी हेल्प करती हैं, या फिर बाधा पहुंचाती हैं लर्निंग में, संशोधन कार्य के बोझ में वृद्धि करती हैं, या फिर शिक्षार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देती हैं, निगेटिव रिइंफोर्समेंट देती हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा दो चीज़ें होती हैं। एक तो भाषा की लर्निंग होती है, एक एक्विजिशन होती है। लर्निंग का मतलब है जहाँ बच्चा भाषा को सीख रहा होता है, जिसके लिए वो एफर्ट करता है, प्रयास करता है। ठीक है, और अर्जित जो आप अपने घर परिवार में ही सीख जाते हैं, आपकी जो मातृभाषा है वो आप अर्जित कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चा प्रॉपर तरीके से किसी लैंग्वेज को सीख रहा है, टारगेट करके सीख रहा है कि हमको इंग्लिश सीखनी है, हमको पंजाबी सीखनी है। तो जब उस लैंग्वेज को वो लर्न कर रहा है, वहाँ पे जो वो गलतियाँ करेगा, वो गलतियाँ क्या करेंगी? वो गलतियाँ लर्निंग में हेल्प करेंगी, क्योंकि जब बच्चा गलतियाँ करेगा तो फिर और सीखेगा, है ना। गलतियां करेगा, टीचर उसको बताएगा कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये गलती है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे इन शब्दों का यूज़ कीजिए, ऐसे ये वाक्य बोलिए। तो वो क्या करेगा? उसकी लर्निंग में हेल्प करेगा, ना तो बाधा पहुंचाएगा, ना तो बोझ होगा, और ना ही नकारात्मक पुनर्बलन देगा। ठीक है, क्या करेगा? लर्निंग में हेल्प करेगा। भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी जो गलतियां करेगा वो उसके लर्निंग में हेल्प करेंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है? अभी मैंने बताया, अर्जन जो हम कहीं भी कभी भी अर्जित कर लेते हैं और सीखने के लिए प्रॉपर तरीके से एफर्ट करते हैं। हम इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक खरीदेंगे, कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, वो हमारी लर्निंग होगी। अर्जन हम अपने घर परिवार में भी कर लेते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ घूमते फिरते हुए सीख लेते हैं, विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं वहाँ सीख लेते हैं। तो अर्जन का मतलब होता है जहाँ पे आप जो है कि अनौपचारिक स्थितियों में कहीं भी कभी भी किसी भी समय, है ना, अचेतन रूप से, जहां पे आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, चेतना यानी कि चेतन रूप में नहीं है, ठीक है, उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं, वो जो आप लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं वो अर्जन कहलाता है। ठीक है, बात आई क्लियर? तो ऑप्शन बी, अनौपचारिक स्थितियों में। अनौपचारिक का मतलब उसके लिए आप कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में चीज़ों को सीख लेते हैं, अनजाने में ही उसको आप वो ज्ञान हासिल कर लेते हैं। अचेतन रूप से भाषा अधिगम जो है वह भाषा अर्जन कहलाता है। अगर यहाँ पे सीखना लिखा होता तो सीखने के लिए हम औपचारिक स्थितियाँ होती हैं और सचेत होते हैं, हम सीखने के लिए जागृत होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, सीखना होता तो ये ऑप्शन हो जाता हमारा, लेकिन अर्जन है तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। बात यहां तक क्लियर होती है और क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उनके अंदर लैंग्वेज को लर्न करने की क्षमता जन्मजात होती है, ईश्वरी देन होती है। ये बात किसने कही है? ये जो विचार है वह नॉम चॉम्स्की का है। चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर लैंग्वेज को लर्न करने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा। वेरी सिंपल एंड सरल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का ये जो भाषा प्रयोग है, ये जो लैंग्वेज को वो प्रयोग कर रही है, मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, इसमें क्या है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी उसको नहीं है, इसीलिए उसने इस तरीके से गलत वाक्य बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पे भाषा प्रयोग में असावधानी नहीं है, भाषा की समझ ना होना। भाषा की समझ तो उसको है, भाषा की समझ ना होती तो वो कैसे बोल पाती? भाषा की समझ उसको है। ठीक है, नियमों का अति सामान्यीकरण भी नहीं होगा, कि बहुत ज़्यादा सामान्यीकरण भी नहीं होगा। क्या होगा? व्याकरण के नियमों की उसको जानकारी नहीं है कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, तभी वो कह रही है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। इसमें व्याकरण की गलती है।
ठीक है, तो शर्मिला को यहाँ पे व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है एंड क्वेश्चन कहता है लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। मान लीजिए आपने क्लास में टेस्ट लिया, आप एज अ टीचर हैं, आपने क्लास में टेस्ट लिया, और कई बार क्या करते हैं हम लोग कि कॉपी जब ढेर सारी होती हैं तो जब कोई होशियार बच्चा होता है तो उसको हम साथ में लगा लेते हैं कि ये लो इतनी कॉपियां तुम चेक कर दो। जो क्लास का बढ़िया एकदम अच्छा बच्चा होता है या जो मॉनिटर होता है उससे भी हम बच्चों की कॉपियां चेक करा लेते हैं। इससे क्या होता है, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं कि कैसे गलती को ढूंढा जाता है, नहीं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही बात है, अवलोकन क्षमता के विकास का भी अवसर मिलता है, इससे बच्चा ऑब्जर्व करना सीख जाता है, उसके अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। जो बच्चा दूसरे बच्चे ने क्या लिखा है, भाई जो बच्चा कॉपी चेक कर रहा है दूसरे बच्चे की, वो ये भी तो देख रहा है कि मैंने किस तरीके से लिखा है, इसने किस तरीके से लिखा है, मैंने ये आंसर कितनी लाइन में लिखा है, किस तरीके से लिखा है, इसने किस तरीके से लिखा है, उस चीज को वो भी समझ जाता है। अगर उसने कहीं पे कोई गलती की है तो दूसरे बच्चे की कॉपी देख करके वो भी सीख जाएगा, वो भी समझ जाएगा, तो इससे क्या होगा, उसके लिए ये बेहतर चीज है। बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने यही समझा कि इससे क्या होता है, वो दूसरों का जो लिखित कार्य है उसकी जांच करने का उसको मौका मिलता है, उसकी कमियों को जानता है, अच्छाइयों को जान पाएगा और अपनी भी कमियों को पूरा करने का वो प्रयास करेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों, क्या होता है ऐसे, जो लोकगीत होते हैं मतलब जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें जो लोकगीत गाए जाते हैं, आपके यहाँ के लोकगीत अलग होंगे, हमारे इधर के लोकगीत अलग होंगे, उनको अगर हम लैंग्वेज की क्लास में स्थान देते हैं तो उससे क्या होता है, लोकगीतों को जब हम लैंग्वेज की क्लास में स्थान देते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं, अपनी सभ्यता को पहचानते हैं और संस्कृति की विशेषताओं से वो परिचित होते हैं कि हमारे यहाँ की संस्कृति कैसी है, किस तरीके के गीत गाए जाते हैं, कौन से गीत किस संस्कार में गाए जाते हैं। भाई आपके यहाँ शादी विवाह में कैसे गीत गाए जाते हैं, जो अन्नप्राशन वगैरह होता है या और भी चीज़ें, बहुत सारे संस्कार होते हैं, किस संस्कार में कैसे गीत गाए जाते हैं, संस्कृति कैसी है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इनसे बच्चा जो है ये बच्चों को जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। ओके, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सीटेट में या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सीटेट या यूपी टेट, यदि केवल लग गया है तो समझ लीजिए वो ऑप्शन आपका 99.99% गलत हो जाएगा। ठीक है, लोकगीत गाए जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा नहीं है। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित हो जाते हैं, बस यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। मान लीजिए आपने जो है पाठ पढ़ा दिया बच्चों को, अब उससे आप प्रश्न निकाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। क्या आप सिर्फ इतना जान पाएंगे कि ये जो है क्वेश्चन वर्ड को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन हमको लग रहा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ऐसा भी नहीं है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, ऐसा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम चैप्टर को पढ़ा देते हैं तो उसके बाद हम उस चैप्टर से प्रश्न पूछते हैं। हम लोग क्लास में बोल भी तो देते हैं ना कि ये जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ना, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, जो नहीं बताएगा उसके 4 डंडे पड़ेंगे। अब बच्चा क्या करेगा, बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़ेगा कि बेटा पता नहीं सर कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो उससे यही रहता है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिल जाता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है ना। ये बेस्ट ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन कहता है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा चिंतन को निर्धारित करती है या चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो यहाँ पे एल.एस. वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो भाषा है यह एक अर्जित योग्यता है, यानी कि भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है, भाषा अर्जन का मतलब हमने क्या सीखा है। अर्जन का मतलब होता हमने क्या सीखा है और अधिगम का मतलब होता है हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
और दूसरी बात, हमारा जो लैंग्वेज एटमॉस्फेयर, जो भाषा परिवेश जितना ज़्यादा संबद्ध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता भी होगी। अर्जन और यानी कि भाषा का अर्जन और भाषा को सीखना, अर्जन और सीखना, इसमें बहुत छोटा सा अंतर ध्यान रखिएगा कि जो अर्जन है वो हम स्वतः कर लेते हैं, सीखने के लिए हम एफर्ट लगाते हैं, है ना, प्रयास करते हैं, हम सचेत होते हैं, एक्टिव होकर के सीखने का प्रयास करते हैं। अर्जन हम कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में अर्जित कर लेते हैं। तो भाषा एक अर्जित योग्यता है, ऐसा एल.एस. वाइगोत्स्की कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में यानी कि लैंग्वेज टीचिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें इसमें गलत ढूंढना है। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, जी बिल्कुल होता है, हमें इसमें गलत ढूंढना है। ये तो बात यहाँ पे सही लिखी हुई है कि अर्जन भाई अलग है, हम अर्जित कभी भी कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में कर लेते हैं, अधिगम के लिए हम एफर्ट करते हैं, हम सचेत होते हैं, हम एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो ये तो सही है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ऐसा तो नहीं है, बस यही ऑप्शन इसमें गलत है। क्योंकि दूसरी बात, जब ऑप्शन में केवल लगा हो, अलग थलग की बात हो, सेग्रीगेशन की बात हो, और भी इस तरीके के और भी शब्द होते हैं, तो इन शब्दों से बहुत बच के रहना पड़ता है। क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में यूज हो जाते हैं तो 99.99% ऑप्शन हमारा जो है गलत ही जाता है। तो यहाँ पे केवल लगा है तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, ऐसी उम्मीद है। आगे पढ़ लेते हैं। भाषा सीखने में अन्य विषयों का जो अध्ययन अध्यापन होता है वो सहायक होता है, बिल्कुल ये भी बात ठीक है हमारी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। समृद्ध जो भाषा परिवेश होता है वहाँ पे लैंग्वेज अर्जित करने में वो सहायक होता है, एक समृद्ध भाषा परिवेश, एक अच्छा लैंग्वेज एटमॉस्फेयर, ये भी बात सही है। बस एक ही ऑप्शन जो गलत है वो ये है, गलत है इसीलिए यहाँ पे सही है क्योंकि पूछा ही हमसे गलत है। ओके, चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक नया क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ठीक है। आपने जो है कि डिसलेक्सिया पढ़ा होगा, डिस्ग्राफिया पढ़ा होगा, डिस्कैलकुलिया पढ़ा होगा, ये आपको मिलता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, देखिए जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है इसको स्वलीन विकार कहते हैं, या इसके लिए स्वलीनता या भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, स्वलीनता भी लिखा हुआ मिल सकता है। आत्मविमोह भी इसको कहते हैं, आत्मविमोह भी इसको कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पता लगे आत्मविमोह लिख करके आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या कह रहा है। ये जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है प्यारे दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये होता है कि ये डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या होती है जो बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में और दूसरे लोगों से जुड़ने की जो क्षमता है ये उसको कम कर देता है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें हम समाज के साथ अंतःक्रिया करने से झिझकते हैं, समाज के साथ जुड़ नहीं पाते, कम्युनिकेशन में भी कठिनाई का अनुभव करता है बालक, ठीक है। ये जो ऑटिज्म क्या करता है, ये तंत्रिका तंत्र पर असर कर देता है और जो व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाता है उसकी बुद्धि, वो भावनात्मक तरीके से, सामाजिक और शारीरिक जो उसका स्वास्थ्य होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जिसमें बालक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता, दूसरे से जुड़ नहीं पाता, कम्युनिकेशन करने में हेजिटेट होता है, ये सब समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण की यानी कि लैंग्वेज टीचिंग की कौन सी विधि मदर टंग को यानी कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, जिसमें हम अपनी मदर टंग को माध्यम नहीं बनाते और दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, वो लैंग्वेज टीचिंग की कौन सी विधि है जिसमें हम मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को माध्यम नहीं बनाते लेकिन जो है हम दूसरी भाषा को सिखाने पर वो बल देती है, वो कौन सी विधि है प्यारे दोस्तों, वो होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। ये जो प्रत्यक्ष विधि है ये मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, लैंग्वेज मदर टंग को माध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। और जो प्रत्यक्ष विधि है ये आपको पता ही होगा, ये मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। किसमें, ये मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है, यानी कि पहले बच्चों को सामने प्रत्यक्ष माध्यम से चीज़ों को दिखाया जाता है, समझाया जाता है, मूर्त रूप में उनके सामने चीज़ लाई जाती है, फिर हम उनको अमूर्त की तरफ लेकर के चलते हैं, फिर हम उनको अब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर के चलते हैं, इमेजिनेशन की तरफ लेकर के चलते हैं। तो पहले उनके सामने मूर्त रूप में चीज़ लाई जाती है, ठीक है।
तो ये होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हम मदर टंग को माध्यम बनाए बिना बालक को लैंग्वेज सिखा देते हैं या सिखाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है आपका वह राइट हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, और ये क्वेश्चन कहता है कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा। ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डाल दिया है। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? वीरता, दया, शक्ति या फिर भारत। अब आप कहेंगे सर भारत अलग है क्योंकि ये हमारा देश है। यहाँ पे बात देश विदेश घर परिवार की नहीं हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ देखना है, देखिए वीरता है, दया है, शक्ति है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भाववाचक संज्ञा हैं। ये कैसी हैं? ये भाववाचक संज्ञा हैं। जबकि जो भारत है ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष स्थान, कोई विशेष वस्तु के नाम का जहाँ पे बोध होता है, जो किसी जो है पार्टिकुलर वस्तु का जहाँ पे नाम लिया जाता है, भारत, रमेश, श्याम, ठीक है, आप कोई पर्सनल कोई चीज़ है, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पे जैसे आपका दिल्ली हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, आपकी रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। बाकी वीरता, दया, शक्ति ये भाववाचक हैं, ये हमारे सिर्फ भाव हैं। वीरता को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। दया जो है कि सिर्फ महसूस की जा सकती है, शक्ति को महसूस किया जा सकता है। ये सभी हमारे भाव होते हैं। आपके अंदर दया भाव होना चाहिए, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये क्या है? ये तीनों समूह से भिन्न कौन है? भारत हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद फिर से आपको वही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इजी डाल दिए गए हैं और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। विजय शब्द का उल्टा क्या है? विजय शब्द का विलोम क्या होता है भाई? विजय का उल्टा यानी कि पराजय, ठीक है। और हार का उल्टा क्या होता है भाई? हार का उल्टा होता है जीत। अच्छा, आक्रांत का उल्टा अनाक्रांत होता है। अब ये भी क्वेश्चन, ये भी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आक्रांत का उल्टा अनाक्रांत होता है। ध्वस्त का उल्टा क्या होता है? कोई बताएगा? ध्वस्त का उल्टा निर्माण होता है। ध्वस्त का अपोजिट निर्माण होता है। तो विजय का पराजय, हार का जीत, आक्रांत का अनाक्रांत और ध्वस्त का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। जहां पे आप सिर्फ समरी के लिए जान रहे हैं, सिर्फ सारांश आपको जानना है कि आखिर इस कहानी में क्या कहा गया है। सरसरी तौर पर पढ़ना या फिर बारीकी से पढ़ना। देखिए, बारीकी से तो हम तब पढ़ते हैं जब चीज़ों को हम बहुत कुछ गहराई से जानना हो, कोई बड़ी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई सूचना चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो हम बारीकी से पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ सारांश पता करना है, इसलिए नहीं। डिकोड करना भी नहीं, कूटबद्ध करना भी नहीं है। सरसरी तौर पर पढ़ना सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सरसरी तौर पर जो है जब हम किसी पाठ को देख करके उसके सब्जेक्ट, उसके टॉपिक को आप पता कर लेते हैं, वो होता है हमारा सारांश पठन। ठीक है, कि आखिर इसमें किसकी बात की गई है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशेष सूचना के लिए पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे आपको गहन जानकारी चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। जब हमें कोई गहन जानकारी चाहिए, विशेष सूचना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ेंगे, हम बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमें सारांश पता करना होता कि आखिर इसकी सारांश क्या है, समरी क्या है, तो हम सरसरी तौर पर पढ़ लेते। विशेष सूचना चाहिए तो फिर हम बारीकी से पढ़ेंगे। बात क्लियर होती है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? आपकी जो लैंग्वेज की क्लास है उसका एटमॉस्फेयर कैसा हो? बालक के अनुकूल हो? जी हाँ, बिल्कुल बालक के अनुकूल होना चाहिए, तो बात सही है, लेकिन हमसे नहीं पूछ रहा है। सजीव और सक्रिय हो? जी हाँ, बिल्कुल एकदम सजीव वातावरण होना चाहिए, सब बालक सभी एक्टिव होने चाहिए, सभी संसाधन क्लास में होने चाहिए, ऐसी हमारी लैंग्वेज की क्लास हो। लेकिन भैया तानाशाही नहीं होना चाहिए। क्या? आपकी जो लैंग्वेज की क्लास हो उसका परिवेश, उसका एटमॉस्फेयर तानाशाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तानाशाह में बच्चों के अंदर एक डर का माहौल रहता है। वो आपसे क्वेश्चन करने में डरेंगे, बात करने से पीछे हटेंगे, है ना, आपसे आंख में आंख नहीं मिलाएंगे, नहीं तो पता लगे हमने कुछ गलत पूछ लिया, सर हमारे
चांटा मार देंगे, है ना, या हम कुछ गलत करते सॉरी गलत कर देंगे, हमें बाहर मुर्गा बना दिया जाएगा। मतलब तानाशाही नहीं होना चाहिए भाई, भाषा की कक्षा कैसी हो, बालक के अनुकूल हो, है ना, सजीव हो, सक्रिय हो, संसाधन पूर्ण होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो आर्मी विधि है उसको हम श्रव्य भाषिक विधि भी कहते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा शिक्षण की एक विधि होती है, यानी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की एक विधि होती है आर्मी विधि, जो पढ़ने और लिखने से पहले बोलने और सुनने के टीचिंग पर जोर देती है। ध्यान दीजिएगा, जो आर्मी विधि है इसको श्रव्य भाषिक विधि भी कहते हैं, और ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की एक विधि है या मेथड है। इसमें क्या होता है, पहले रीडिंग और राइटिंग की बजाय स्पीकिंग और लिसनिंग की टीचिंग पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन ए क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, यानी कि मानव के मस्तिष्क में जो भाषा को अर्जित करने का जो टूल है, जो उपकरण है, वो पहले से ही मौजूद है। इसीलिए तो हमारा मस्तिष्क जिस भी एटमॉस्फेयर में हम होते हैं, वहाँ की जो भी लैंग्वेज होती है उसको वो अक्वायर कर लेता है, जिसके माध्यम से परिवेश में, एटमॉस्फेयर में जो भी लैंग्वेज मौजूद है, हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस जो भी भाषा बोली जा रही है, उसको हमारा माइंड एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है, ठीक है। ये जो कथन है वो किसके सिद्धांत से संबंधित है? ये कथन नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। अगर हम अपने पंजाबी दोस्तों के साथ रहेंगे तो पंजाबी सीख जाएंगे, और जो है बंगाली दोस्तों के साथ रहेंगे तो बंगाली बोलना सीख जाएंगे। जिस तरीके के समाज में रहेंगे हम वैसे ही लैंग्वेज को अक्वायर कर लेंगे। ये हमारे मस्तिष्क में ये टूल, ये उपकरण, ये जो है मशीन पहले से फिट है। ये सिद्धांत नॉम चॉम्स्की का है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है और कहता है, भाषा अध्यापक होने के नाते, यानी कि आप लैंग्वेज के टीचर हैं, तो लैंग्वेज टीचिंग का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि आप लैंग्वेज को क्यों टीच कर रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो भैया उसके पीछे व्याकरण के ज्ञान का विकास, कि बच्चों को हम ग्रामर सिखा दें, व्याकरण सिखा दें, या फिर स्वनिम ज्ञान का विकास हो जाए, अकादमिक लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाए, यानी कि स्वनिम यानी कि वही आपका ध्वनि वर्ण का ज्ञान हो जाए, या फिर संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास हो जाए। तो लैंग्वेज आप टीच कर रहे हैं, इसका उद्देश्य सीधा सीधा यही है कि बच्चा अच्छे से कम्युनिकेशन करना सीख जाए, बातचीत करना सीख जाए, उसका जो संप्रेषण है वो अच्छा हो जाए, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, वो शब्दों का उच्चारण ठीक से कर ले, ठीक है। ये होता है लैंग्वेज टीचिंग का उद्देश्य। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, बच्चों को अपनी परिवेश में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास के वातावरण में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं, ठीक है। मान लीजिए एक उसको जहाँ पे वो रहता है सोसाइटी में, एक तरफ मान लीजिए जो है कि पंजाबी लोग रहते हैं और एक तरफ हिंदू लोग रहते हैं। तो हिंदू लोग जो हैं वो हिंदी बोल लेंगे, पंजाबी लोग पंजाबी बोल लेंगे। तो इस तरीके से उसके एटमॉस्फेयर में दो भाषाएं उसको सुनने को मिल रही हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे घर है, इधर की जो बस्ती है घर के वो पंजाबी लोग रहते हैं कॉलोनी में, इधर के लोग जो है वो हिंदू लोग रहते हैं। इधर से उसको पंजाबी सुनने को मिल रही है, इधर से उसको हिंदी सुनने को मिल रही है। दो भाषाएं वो रोज सुन रहा है। ये क्या होगा? ये उसके लिए लाभकारी है। हानिकारक क्या हो जाएगा भाई? इसमें क्या उसका घट जाएगा जो ये उसके लिए हानि है? कुछ नहीं घटेगा। इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। पारस्परिक रूप से बाधित करेगा? बिल्कुल नहीं। कोई क्या बाधा पहुंचाएगा भाई? वो सिर्फ सुन ही तो रहा है, उनसे लाठी डंडे तो चल नहीं रहे हैं। सिर्फ पंजाबी सुन रहा है और उधर से हिंदी सुन रहा है, दो लैंग्वेज वो सुन रहा है, ठीक है। या मतलब जो है कि उसको पहले से हिंदी आती है, इधर रहते हैं पंजाबी लोग, इधर रहते हैं अंग्रेज लोग, इधर से वो इंग्लिश सुन रहा है, इधर से वो पंजाबी सुन रहा है, दो लैंग्वेज सुन रहा है। तो वो क्या है, तीसरी उसको हिंदी पहले से आती है। तो अब वो क्या करेगा, पंजाबी भी सीख जाएगा, उसको भी अर्जित कर लेगा, इधर से इंग्लिश भी अर्जित कर लेगा, ठीक है। उसके पास और ज्यादा शब्दों का भंडार हो जाएगा। तो ये उसके लिए लाभकारी है। हानिकारक क्या ही उसका घट रहा है जो हानि हो जाएगी? प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बाधा कुछ नहीं है उसके लिए, है ना। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वो बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, मनु लैंग्वेज की नई नई टीचर बनी है, उसे किस पर
ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। किस बात पर उसको ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? कार्य पत्रकों यानी कि वर्कशीट का अभ्यास कराने पर ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अपने बच्चों को, जो बच्चे की वर्कशीट है ना, उसको आप कराइए, बिल्कुल कराइए, ठीक है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर बिल्कुल दीजिए। बच्चा खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर उसको मिलना चाहिए, खुद की बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, है ना। वो अगर वो कुछ करके दिखा रहा है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन के अवसर भी आप दीजिए। अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं तो उनसे किताब पढ़वाइए, है ना। हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए जब पढ़ाते थे तो क्लास में अगर जो है कि भाई 30-35 बच्चे हैं, सबने तो रोज किताब नहीं पढ़ ली। क्या करते हैं, आज ये लाइन चल रही है, कल ये लाइन, इसमें जो है एक पैराग्राफ इसने पढ़ा, एक पैराग्राफ इसने पढ़ा, एक पैराग्राफ इसने पढ़ा, मान लीजिए यहाँ तक आते आते जो है पीरियड ओवर हो गया, तो नेक्स्ट दिन उसी तीसरी लाइन से वो बात शुरू होती थी, वो पढ़ना शुरू होता था पैराग्राफ, और सभी बच्चों को मौका मिलता था। तो पढ़ने का अवसर सबको मिलना चाहिए। विद्यार्थियों को शब्द संपदा यानी कंठस्थ याद करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बच्चों को रट्टा नहीं करवाएंगे, उससे रट्टा मारने के लिए नहीं बोलेंगे, हम उनको चीज़ों को समझाने पर जोर देंगे कि बच्चा चीज़ों को समझ पाए। रटने पर फोकस नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वहाँ राइट हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन कहता है, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। देखिए आज हमने पेडागोजी की पहली क्लास ली है, ठीक है, और वह क्लास है हमारी हिंदी पेडागोजी की, ठीक है। जो हमने समझाया आपको, या जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो किस तरीके से समझा रहा हूँ, क्या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, कम एक्सप्लेनेशन है, या ठीक ठाक चल रही है क्लास, ठीक है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ करके ये अनुभव कर पाऊँगा कि मुझे और एक्सप्लेन करना है, चीज़ों को और समझाना है, या जो है कम करना है, या चीज़ों को चलने देना है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो आप अपनी जो भी राय हो, क्लास आपको जो भी जैसी भी लगी हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है, क्योंकि हमने पेडागोजी की ये पहली क्लास ली है। रीमा ने, क्योंकि हर आदमी जानना चाहता है कि मैं कैसा कर रहा हूँ, उसका फीडबैक जरूर चाहता है वो। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है, ठीक है। रीमा जो है वो टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को उसने एक कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने के बाद उसे अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा कि देखो ऐसा है, हमने ये कहानी सुना दी है और इस कहानी के लास्ट में जो राजा है वो मर जाता है। अब तुम इस कहानी का जो एंड है वो चेंज कर दो, इसमें राजा मरना नहीं चाहिए, राजा और रानी का मिलन हो जाए, ऐसी कहानी तुम बदलो कि इसमें भाई राजा जो है मर जाता है। पहले मान लीजिए उसने कहानी सुना दी कि राजा मर जाता है और रानी को किडनैप कर लिया जाता है। तुम लोग इसमें ऐसा चेंज करो कि राजा मरे भी ना और रानी भी किडनैप ना हो, दोनों लोग मिल भी जाएं, है ना। इसका जो अंत हो वो हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। तो अब उसने चेंज करने के लिए कह दिया। इस गतिविधि से रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है? व्याकरण की बेहतर समझ, इसमें ग्रामर कहाँ इंप्रूव होगी बच्चे की? नहीं होगी ना। कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण, जी बिल्कुल, यहाँ पे बच्चा इमेजिनेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा उस कहानी को चेंज करने के लिए अपने दिमाग में सोचेगा, विचारेगा, है ना, कल्पना करेगा, इमेजिनेशन करेगा कि इसको हम क्या करें, कैसे बदलें इस कहानी को कि जो है स्टोरी भी ठीक ठाक लगे, राजा मरे भी नहीं और जो है रानी से उसका मिलन भी हो जाए, रानी किडनैप भी ना हो, हम क्या करें इसमें। तो अपनी इमेजिनेशन करेगा, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लिखने के उद्देश्य से भाषा की बेहतर समझ, इसमें उसने कहानी का अंत बदलने के लिए कहा, लिखने के लिए नहीं कहा है ना। तो यहाँ पे इमेजिनेशन और रचनात्मकता बढ़ेगी, बाकी चीज़ें यहाँ पे गलत हैं। ऑप्शन जो बी है वहाँ राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट आपके सामने, सुजाती चाहती है कि उसके विद्यार्थी, जो सुजाती है वो भी यहाँ पे कौन है? टीचर है। वो चाहती है उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखें। वो चाहती कि जो शब्द हैं उनकी जो स्पेलिंग्स हैं बच्चे उनको ठीक लिखें, सही लिखें, या जो वर्ड्स हैं उनके जो अक्षर हैं वो सही लिखें। उससे अपने विद्यार्थियों की कैसे मदद करनी चाहिए कि बच्चे स्पेलिंग्स को साफ लिखें। शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए, शब्दों को पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने से बच्चा सही लिखेगा या साफ साफ वो लिखेगी ब्लैक बोर्ड पे तब बच्चा सही लिखेगा, या फिर सही लिखे तब सही लिखेगा। तो यदि जो है वो चाहती कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही वर्तनी लिखें, तो सबसे बड़ी बात आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपका शब्दों को बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए।
है ना, आप सही उच्चारण करेंगे तो बच्चे सही लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई भाई। सा और शा में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आप दोनों को सा बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी, तो बच्चा सा को सा ही समझेगा। बार बार आपसे पूछेगा कि शलजम वाला बनाए या सरौता वाला बनाए, इसलिए आप उनको अंतर बताएं। आपका उच्चारण होना चाहिए सा से सही वाला और शा से श, है ना, श करके बोलना चाहिए। इस तरीके से आपका उच्चारण अच्छा होगा तो बच्चे खुद ब खुद लिखना सीख जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है, टीचर है अंशु, कक्षा 8 में पढ़ाती है और अपने विद्यार्थियों के इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चंस डाले हैं। ये छोटे क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सरल क्वेश्चंस नहीं है, इसमें आपका दिमाग लगेगा, आपका माइंड लगेगा, ओके। इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस आज इसमें डाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप सीरियस क्वेश्चंस पूछ रहा है वही डाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को पढ़ने का मतलब नहीं बनता। अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है और अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहती कि हमारे बच्चों का जो शब्द भंडार है, जो उनका वोकेबुलरी है, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए। शब्द भंडार में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका क्या है, कैसे उनके अंदर शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं, है ना भाई। आज बच्चे 250 शब्द जानते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे 500 शब्द जान जाएं, 1000 शब्दों का संग्रह हो जाए बच्चों के पास। पढ़ने से, लिखने से, वाचन से, श्रवण से, सुनने से कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है जब बच्चे किताब को पढ़ेंगे, जब उसको रीड करेंगे तब वो नए नए शब्दों को जानेंगे, सीखेंगे, है ना। इस माध्यम से बच्चों में नए शब्दों का भंडार बढ़ जाएगा। कैसे? रीडिंग से, ठीक है, पढ़ने से। आज भी हम लोग भी, मान लीजिए बहुत सारे शब्द हैं जो नहीं आते हैं, लेकिन जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो आज भी हम लोग नए नए शब्द जानते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, रीडिंग से हमारा जो वोकेबलरी है, हमारा जो शब्द भंडार, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है 25 नंबर, एक वाक विकार है। ये एक वाक विकार है, यानी कि इसमें बोलने में दिक्कत होती है, जिससे होता क्या है कि एक ही शब्द बार बार दोहराने से जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वाचन है, जो उच्चारण है और जो बोलने का जो प्रवाह है वो बाधित हो जाता है। हकलाने से बाधित होता है, बार बार आप उस शब्द को दोहरा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या त्रुटिपूर्ण उच्चारण करने से होता है, अफेजिया है या फिर डिस्फेजिया है। तो यहाँ पे बच्चा जो है हकला रहा है, ठीक है। हकलाना क्या है, एक वाक विकार है, जिसमें बच्चा क्या करता है, एक ही शब्द को बार बार दोहराता है। यानी कि जो लोग हकलाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि वो एक ही शब्द पर अटक जाते हैं, कई बार एक ही शब्द को 2, 3, 4 बार रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इनसे क्या होता है, उनका बोलने का जो एक प्रवाह है, भाई हम लोग लगातार बोलते चले जाते हैं, है ना, प्रवाह है, एक लय है, एक, है ना, सुर लय पकड़ कर बोलते चले जाते हैं। लेकिन जो हकलाते हैं उनका जो लय है, उनका जो एक प्रवाह है, वो बाधित हो जाता है। बेचारे बार बार उनको रुकना पड़ जाता है, एक शब्द को 4 बार रिपीट करते हैं तब आगे बढ़ पाते हैं। तो दैट इज हकलाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत का पर्यायवाची गिरि, भूधर, शैल, अचल, महीधर, ये सभी क्या हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं। गिरि, है ना। और दूसरी बात, अच्छा अंबर किसका पर्यायवाची है भैया? अंबर हमारा आकाश का पर्यायवाची है। किसका? आकाश के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। नीरज किसका पर्यायवाची है भाई? नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है। सर किसका? कमल का। कमल के और भी पर्यायवाची होते हैं, नीरज, जलज, पंकज, सरोज, अंबज, है ना, ये सब होते हैं। अब्ज होता है। समीर किसका पर्यायवाची है भाई? जो समीर है यह हवा का पर्यायवाची है। हवा के पर्यायवाची क्या होते हैं? समीर, वायु, मारुत, वात, ब्यार, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कक्षा में, कक्षा के बाहर भी जहाँ भी वो जाएं वहाँ वो सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने। पाठक का मतलब है कि उनके सामने कोई भी कैसी भी किताब रखी हो वो आराम से उसको पढ़ लें, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ऐसी है उसकी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी, जिससे उसके जो बालक हैं वो जहाँ भी जाएंगे किताब को ठीक से पढ़ लेंगे, अच्छे पाठक बनेंगे। तो चयनित पाठ सामग्री का देखिए, जहाँ भी
ऐसे शब्द जिसमें बालक एक सीमा में बंद रहा है वो शब्द हमेशा, वो वाक्य हमेशा गलत हो जाएगा, 99.99% गलत हो जाएगा। सीमा यानी कि यहाँ पे चयनित हो गया। चयनित पाठ्य सामग्री आपने चूज करके दे दिया कि यही 4 किताबें आपको पढ़नी है, इससे बाहर नहीं पढ़ना, तो इसमें बालक के अंदर वो रीडिंग कहाँ से आएगी, वो प्रवाह कहाँ से आएगा, है ना, वो शब्द भंडार कहाँ से आएगा। तो ये तो चयनित हो गया, चयनित ऑप्शन आ गया, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, चयनित नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को हम। शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना कि हर चीज़ को बहुत डीपली पढ़ो। सिर्फ डीपली पढ़ने से भी उसके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी, उसका आत्मविश्वास नहीं बनेगा। शिक्षार्थियों को पंक्तियों के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। विविध प्रकार की रुचिकर, वेरी गुड, ये हमारा ऑप्शन मिला। विविध का मतलब जब हम उसको अलग अलग प्रकार की पुस्तकें, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने को देंगे, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ, मैं पंजाबी पढ़ लेता हूँ, मैं बंगाली पढ़ लेता हूँ, मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, या मतलब और भी तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की जो बच्चे के लिए रुचिकर हो, बच्चे के लिए जो उचित हो, उपयुक्त हो और प्रासंगिक हो, ऐसी सामग्री उसको हम पढ़ने के लिए देंगे, ऐसी सामग्री पढ़ने का उसको अवसर देंगे, तो वो पढ़ने के लिए सक्षम भी बनेगा, उसके अंदर प्रवाह आएगा, उसमें शब्द भंडार में वृद्धि होगी और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, बहुत अच्छा और सरल क्वेश्चन कह सकते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक जो बुक है वो लैंग्वेज की है, ये आपकी हिंदी की बुक हो सकती है, इंग्लिश की बुक हो सकती है, क्योंकि हिंदी बुक, इंग्लिश बुक ये लैंग्वेज ही है। इनसे नया चैप्टर पढ़ाना शुरू करने से पहले आपको एक नया चैप्टर आज शुरू करना है। ठीक है, उससे पहले अध्यापक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसका सारांश हम पढ़ा दें, या जो उसमें कठिन शब्द आए हैं पहले वो कठिन शब्द बच्चों को हम पढ़ा दें फिर चैप्टर को शुरू करें, या फिर उसमें जो व्याकरण से संबंधित जो जानकारी दी गई वो पहले व्याकरण पढ़ा दें चैप्टर की, फिर हम चैप्टर शुरू करें, या फिर जो चैप्टर है उसकी थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ दें। क्या ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा? इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका डी है कि जब भी हम नया चैप्टर शुरू करें तो नए चैप्टर का जो भी टॉपिक है, जो भी नए चैप्टर की थीम है, उस थीम के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड बालक को पहले से कितना ज्ञान है, बालक उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानता है, वो हमें जो है उससे जोड़ना है। अगर आज हम क्लास में सौरमंडल पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सौरमंडल के बारे में बालक को पहले से कितना ज्ञान है, सौरमंडल के बारे में पहले से बालक कितना जानता है, वो ग्रहों के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, ठीक है, और मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जानता है कि नहीं जानता है। जहाँ जितना वो जानता है वो ठीक है, जहाँ से वो नहीं जानता हमें वहाँ से चीज़ों को शुरू करना है। ठीक है, दैट इज बेस्ट ऑप्शन। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, देखिए, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जो रचनात्मकता होती है, जो बच्चे के अंदर कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता होती है, इसमें क्या होता है, जब बच्चा कुछ नया क्रिएट करने की सोचता है तो उसको आनंद मिलता है। जो कुछ नई रचना कर रहा होता है, नया कुछ बना रहा होता है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा होता है, कोई इमेज बना रहा होता है, जब वो कुछ करके सीख रहा होता है तब उसको आनंद मिलता है। कल्पनात्मकता को जागृत करती है। जो भी कथात्मक यानी कि जो भी फैक्ट हैं, जो भी कथा है, जो भी कहानी है, वो बच्चे के अंदर इमेजिनेशन पावर को डेवलप करने का काम करती है। क्रिएटिविटी से ये सब चीज़ें होती हैं। रटने की प्रवृत्ति पर बल, ये कौन सी बात हो गई। बच्चा कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे रटना बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब बच्चा कुछ क्रिएट करता है, जब उसकी जो लर्निंग है वो बाय डूइंग होती है, तो वहाँ पे वो नई चीज़ों को सीखता है, उसको आनंद आता है। रटने की प्रवृत्ति यहाँ पे नहीं है। परिचित तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है, ऐसा भी नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन वो बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने होगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा, समझिएगा। कहता है, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय, उसको रिप्लाई करते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी
बोल देता है। भाई हिंदी में भी बोल रहा है और बीच बीच में इंग्लिश के शब्द भी यूज कर रहा है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? इसे कोड स्विचिंग कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, अंतरण कहेंगे या बदलना कहेंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे वो क्या करता है, वो कोड को स्विच कर देता है। यहाँ पे कोड स्विचिंग के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है, इसे कोड स्विचिंग के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। और स्विचिंग से क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप होती हैं और लर्निंग में हेल्प भी हमको मिलती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि हमको अब आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे, समझाने का तरीका कैसा रहा, इसको और ज़्यादा डीप में समझाया जाए या ठीक है, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालय के विद्यार्थियों में जो भारतीय भाषाएं हैं और जो संस्कृति है उसको समुन्नत करना है? तो प्यारे दोस्तों वह हमारा भाषा संगम है। भाषा संगम कार्यक्रम भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालयों में जो भारतीय भाषाएं हैं, जो संस्कृति है, उसको समुन्नत करना है, उसको और उन्नति देनी है। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाता है। क्लास एंड हो जाती है। क्लास कैसी रही ये आप जरूर बताएंगे। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।